Hello everyone, I am Mantejwani along with my friend Suryashi Yagnik. We are from 11th standard. Divyapad School has started innovative initiative Heroes of Ahmedabad, where we can explore different career fields from the experts itself. So far, we have conducted 25 interviews in our first two seasons. This is the third season of our series, and today we are honored to have our first guest, Mr. Parikshit Jobanputra. Today we feel pledged to have the opportunity to interview the very great person and our special guest, Mr. Parikshit Jobanputra. Mr. Parikshit Jobanputra is a well-known motivational speaker, counselor, author, and a parental coach. He is the founder of Samanvay Group and also the creator of SST, Scientific Study Technique. He is also the member of American Psychological Association. So, we are welcoming you to the third series of our Divyapad School Heroes of Ahmedabad. Wonderful. I'm also very much happy and glad. Thank you, sir. Sir, could you enlighten us about your journey? How did you start and when did it all begin? Okay, great. So मेरी जर्नी की शुरुआत एज अ पेरेंटिंग कोच 22 साल की एज पे हुई थी और करियर की बात करें तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर हुई थी. सो जो पर्टिकुलरली बात हुई वहीं से मैकेनिक के तौर पे काम करने से लेके 9, 10th, 11th, 12th 4 years एज अ मैकेनिक. देन आफ्टर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की क्रेडिट कार्ड व्हाइल आई वाज इन कॉलेज. एंड इन बिटवीन जब मैं कॉलेज में था तभी आइडिया आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जब हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और ये ऐसा फील्ड है जो पॉजिटिव फील्ड है. तो फिर सोचा कि स्कूटर को रिपेयर करने की जगह रिश्तों को रिपेयर करने का काम करते हैं. एंड एट द एज ऑफ 20 I started this career as a coach. Sir, now you have carved a niche in parenting and made your name in journey. When you had started, I'm sure it was not conventional. So, what inspired you to take it? Wonderful question. Specifically, मेरा जो parenting है वो positive parenting हुआ था मेरे मम्मी पापा के द्वारा. सो मैंने देखा कि मेरे साथ के जो भी फ्रेंड्स हैं उनको जो मम्मी पापा की ओर से डांट पड़ रही है या धमका रहे हैं या पनिशमेंट मिल रही है उसकी जगह पर सिचुएशंस अच्छी नहीं थी फिनेंशियली, बट मम्मी पापा का पॉजिटिव पेरेंटिंग होने के कारण मुझे कभी भी कोई भी चीज़ को लेकर रोका या टोका नहीं गया. सो मेरे दिमाग में पहले से बचपन से एक ही चीज़ बोली गई है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. यदि आपका इरादा नेक है तो आप कुछ भी काम कर सकते हो. सो आज भी मुझे याद है 2 साल मैंने बच्चों के साथ काम किया था फॉर एन्जॉय योर एग्ज़ाम्स. 2 साल के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी ज़ेरोक्स कॉपी के ऊपर काम कर रहा हूँ. ओरिजिनल कॉपी के ऊपर काम करना ज़रूरी है. सो 22 की एज थी एंड तब पापा के पास जाते हुए मैंने कहा कि जो भी एजुकेशन फील्ड में सिखाया जा रहा है उसके अलावा का मुझे कुछ करना है. सो मे बी BCom के बाद में M.Com हो सकता है या UPSC GPSC की प्रिपरेशन, CA, MBA, ऐसा कुछ मुझे नहीं करना है. ऐसा कुछ करना है जो सिखाया नहीं जा रहा है. पापा बोले क्या? मैंने बोला मम्मी पापा को सुधारना. राइट. एंड तब भी मम्मी पापा की ओर से मुझे पॉजिटिव सपोर्ट मिला था कि बेटा आपको जो करना है वो आप कर सकते हो. काम लीगल एंड एथिकल एंड मोरली ट्रू होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए. दैट्स इट. सो आई थिंक मुझे लगता है ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी एंड दैट इज माई पेरेंट्स. What is the most fulfilling part of a parenting and a motivational coach? वैसे तो ढेर सारे मोमेंट्स हैं बट समाउ कई बार बच्चों को लेकर मम्मी पापा सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं एंड जब उनकी वरी कम हो जाती है एंड वो जब मोर देन मनी वो जब लव एंड ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं, मुझे लगता है ऐसे ढेर सारे पल रोज़ होते हैं बट मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट कि जब पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ जो रिश्ते थे वो बेहतर हो गए या कोई बच्चा जो डिप्रेशन में था या सुसाइडल थॉट में था आफ्टर फॉलोइंग योर पेरेंटिंग टेक्निक्स वो बच्चा उसमें से बाहर आ गया. तो मुझे लगता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट खुशी के पल होते हैं, बेस्ट अचीवमेंट होता है. You're able to motivate so many people through your speech, programs, and talk shows. So, what motivates you to stay focused on your future goals? पहला एंड दैट इज़ मैंने मेरा जो पर्पज़ है वो बहुत बड़ा पर्पज़ रखा हुआ है. सो पर्पज़ इज़ समथिंग कि जो हमेशा आपको मोटिवेटेड रखता है एंड ऑन गोइंग आपको एक्शन लेने के लिए भी प्रेरित करता है. सो माई गोल इज़ टू क्रिएट 10,000 पेरेंटिंग कोच एंड आफ्टर दैट हमें गवर्नमेंट को अप्रोच करना है
एंड गवर्नमेंट को अप्रोच करते हुए वी वांट टू हैव पेरेंटिंग मिनिस्ट्री। सो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो सकती है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की बात हो, तो वैसा कुछ होना चाहिए कि जहाँ पर पेरेंट्स की मिनिस्ट्री हो। और इसके लिए जे कृष्णमूर्ति ने कहा हुआ था कि जितनी भी स्कूल्स बच्चों के लिए हैं उससे आधी स्कूल यदि पेरेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए हो जाए तो समाज के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सो जो फरारी जैसा इंजन है उसको चलाने वाला फरारी का ड्राइवर चाहिए। आज प्रॉब्लम ये है कि फरारी जैसा इंजन है आज के यूथ में, आज के बच्चों में, पर उनको चलाने वाले एम्बेसडर के ड्राइवर हैं। उनका जो तजुर्बा है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो समाव बच्चों के लिए काम में नहीं आ रहा है, इसलिए समाव जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। सो इसीलिए बिगर पर्पस के साथ जब काम कर रहे हैं तो वही मोटिवेट करता है कि जब तक वो नहीं होगा तब तक थमना नहीं है। Sir, what were you like as a student? You always know you would follow this part? ज़रा भी नहीं। एंड इसके लिए समहाउ मैं कहना चाहता हूँ, पहली चीज़ जो मैंने मेरे अंदर देखी हुई थी एंड दैट इज़ कि मुझे बोलना पसंद है, एंड नंबर 2 मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है। तो ये दोनों काम या दोनों जो टैलेंट है वो मैं कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, उसके बारे में मैंने 3 चीज़ों का लिस्ट बनाया था व्हाइल आई वाज इन कॉलेज। पहला था एंड दैट इज़ कि मैं टीचर बनूँ, सेकंड था कि मैं रिपोर्टर बनूँ, एंड थर्ड था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ। सो ये जो करियर है दैट इज़ नॉट माई ऑप्शन ए, दैट वाज माई ऑप्शन सी। बट टीचिंग फील्ड में मैं जब गया, क्लासेस वगैरह में जब मैं लाइक सिखाया, तो मेरा फंडा सिंपल था कि मुझे टेक्स्ट बुक नहीं चाहिए। टेक्स्ट बुक में जो है वो तो बच्चे सीख ही लेंगे पढ़ के भी, बट उसके अलावा का कुछ सिखाना चाहता था जो उस समय पे क्लासेस ओनर्स होते थे उनको समझ में नहीं आता था। सो फिर वो बात चली गई। 1-2 क्लासेस में मैंने ट्राई किया, बच्चों को मज़ा आता था बट ओनर को मज़ा नहीं आता था। सेकेंड एंड दैट वाज कि मुझे काम करना था एज ए रिपोर्टर के तौर पे, क्योंकि दैट इज़ समथिंग कि जहाँ पर हम मास को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एज ए रिपोर्टर के तौर पे। एंड उस समय पे हमारी जो कॉलेज थी उसके बाजू में ही गुजरात विद्यापीठ, जहाँ से मामा ने भी बड़ा हुआ है, समहाउ वो फुल डे का कोर्स था 10 to 7 राइट, रिपोर्टर के लिए। और मेरे लिए उस समय पे जॉब करना ज़रूरी था, तो मेरे लिए जो सेकंड ऑप्शन था वो भी चला गया, तो मेरे पास अब तीसरा ही ऑप्शन बचा था। सो इसलिए हमेशा सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि कई बार हम करते कि मैं सिर्फ आर्किटेक्ट या सिर्फ डॉक्टर, एंड जब वो फील्ड में हमें काइंड ऑफ सक्सेस नहीं मिलती या एंट्री नहीं मिलती, ज़्यादातर बच्चे डिप्रेस फील करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों के ऊपर प्लानिंग करना चाहिए। तो ऑप्शन ए यदि रिजेक्ट हो तो डिप्रेस होने का टाइम नहीं होना चाहिए, हमारे पास प्लान बी और मे बी शायद प्लान सी, मेरे लिए प्लान सी काम किया। To achieve something in life, sir, first opportunity is everything. First opportunity is very important. So when was your first opportunity? Excellent. One of the classes जहाँ पर स्पेसिफिकली रुद्रा क्लासेस, और वहाँ पर नीलेश जानी करके क्लासेस के ओनर थे। सो आई वाज ट्राइंग कि कहीं ना कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर मैं बच्चों को गाइड कर पाऊँ, जो टेक्निक्स मैं डेवलप कर रहा हूँ वो बच्चों को सिखाऊँ एंड बच्चे वो टेक्निक को फॉलो करें, उसका मुझे काइंड ऑफ रिपोर्ट भी मिले कि उनके रिजल्ट में क्या चेंजेस आया। एंड आई वाज अप्रोचिंग स्कूल्स एंड क्लासेस, समहाउ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, एंड ही वाज सो काइंड कि उन्होंने कहा कि आप आओ क्लासेस पे सबको सिखाओ एंड आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए सब कुछ मैं दूंगा। नॉट ओनली दैट, इनका खुद का फ्रेंड्स का स्टूडियो था, मेरे पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भी पैसे नहीं थे, एंड उनका खुद का जो काइंड ऑफ स्टूडियो जैसा था, उन्होंने उसमें फ़ोटो खिंचवाए, फिर उसमें उन्होंने ऑडियो सीडी, उस समय पे सीडी यूज टू बी देयर, तो वो उन्होंने मेरे लिए करवाई, और उसका जो डिज़ाइनिंग वाला जो काम है वो सब उन्होंने करके मुझे दिया था एज अ जेस्चर के तौर पे। फीस नहीं थी बट उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये चीज़ मुझे करके दी थी। सो तब से जो मेरा इमेज था मेरे दिमाग में एज अ ट्रेनर के तौर का, जब अपने प्रोफेशनल फ़ोटो को देखा तो लगता है कि हाँ यार हम बन सकते हैं। सो मुझे लगता है दैट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मुझे संभव मिली थी इनिशियल स्टेज पे, जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। Sir, you inspire millions with your words. What is the core message you always try to share through your programs? जो एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ दैट इज़, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। माने हर एक व्यक्ति के पास जो भी रिसोर्सेज है, जो भी परिस्थिति है, जो माता पिता, जो घर परिवार सब कुछ मिला हुआ है, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग जो ऊपर वाला आपको दे सकता है, राइट। सो कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आपने मैकेनिक के तौर पे काम किया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के क्रेडिट कार्ड बेचे। मैं कहता हूँ दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ। बिकॉज ऑफ दैट एवरी डे 7 to 8 प्रोफेशनल लोगों को मेरा मिलना होता था।
राइट, जो मे बी शायद अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, Yes, sir. वैसे मेरे रोज 8 से 9 इंटरव्यू होते थे जब उनका स्कूटर रिपेयर करके वो लेने के लिए आते थे। सो हर एक चीज़ की प्रोसेस है, बट ज़्यादातर लोग जो अपने जीवन में जब दुख आता है, परेशानी आती है, एग्जाम्स आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अपने आप को कोसते हैं या अपनी सिचुएशन को कोसते हैं। ज़्यादातर बच्चों को मम्मी पसंद नहीं आती, अपने दोस्त की मम्मी ज़्यादा पसंद आती है। बोले तेरी मम्मी का नेचर अच्छा है, वो दोस्त को जब हम पूछते हैं तो बोले नहीं मेरी मम्मी का नेचर अच्छा नहीं, तेरी मम्मी का नेचर अच्छा है। राइट, सो मोर और लेस जो भी हमारे पास है ज़्यादातर हमको ऐसा लगता है बहुत बकवास है, बट मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति यदि ये मंत्र अपना ले कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास। हाँ सर। How do you define true success in today's world? Okay, so success is a combination of three things. पहला health, number 2 wealth and number 3 and that is relationship. ये तीन चीज़ों को जब हम कंबाइन करके बैलेंस में लाइफ को लेकर चलते हैं, दैट इज द ट्रू सक्सेस। ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमा के ATM मशीन बन जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट द सक्सेस, यू आर द ATM मशीन फॉर द मनी। अब मे बी कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं करते, मे बी फैमिली रिलेशनशिप, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, विद द किड्स, विद द फ्रेंड्स, वो भी अच्छी बात नहीं है। सो मेरे हिसाब से वो दोनों चीज़ हो, एंड यदि हेल्थ खराब हो तो भी कोई मतलब नहीं। सो ये तीनों चीज़ों का समन्वय, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज अ ट्रू सक्सेस। सर, जैसे कि हम जानते हैं आपका सीड एंड स्विच अप्रोच किड्स के लिए कितना पॉपुलर है, तो क्या आप उसके बारे में हमें और बता सकते हैं? वंडरफुल। सो ज़्यादातर जब भी हमें कुछ चाहिए, मे बी मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे डिग्री या कोई भी सक्सेस के लिए, कोई भी काम के लिए मुझे कोई अचीवमेंट चाहिए, तो एक होता है मैंने अभी सोचा मुझे तुरंत मिल जाए, एंड दैट इज कॉल्ड स्विच अप्रोच। स्विच अप्रोच इज व्हाट, मैंने अभी स्विच ऑन किया, लाइट ऑन होना चाहिए। बट ऐसा रियल लाइफ में क्या होता है? आंसर इज नो। तो रियल लाइफ में हमें क्या करना पड़ता है? तो सीड अप वाला अप्रोच अपनाना पड़ता है। माने मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे मे बी एज ए ट्रेनर के तौर पे, एज ए यूट्यूबर के तौर पे, एज IAS के तौर पे, एज IAPS के तौर पे, तो स्विच दबा के एक बार में एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। मुझे क्या करना है, उसका जो बीज है, माने सपने का जो बीज है, वो बोना है मेरे दिमाग के अंदर, एंड उसके लिए रोज़ खाद पानी धूप, रोज़ खाद पानी धूप, 3 चीज़ें मिलती रहेगी 6-8 महीने तक, 1 साल तक वो मिलता रहेगा। उसके बाद में थोड़ा सा हमें प्लांट दिखना शुरू होगा, राइट। तो तब तक का पेशेंस हम डेवलप करें, एंड नंबर 2 तब तक को हम वो काम को परस्यू करने का हम फोकस करते रहे कि मेरे जो 3 काम है, प्रोसेस जो है उसको मैं बार बार लगातार करता रहूँ। तो मे बी IAS बनना है, IPS बनना है, या डॉक्टर या CA या इंजीनियर या यूट्यूबर, सारे ड्रीम्स पॉसिबल है। सो सीड अप्रोच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Motivational intelligence and mental strength is very important. So how can we as students build it? मेंटल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के लिए सबसे पावरफुल चीज़ एंड दैट इज स्पोर्ट्स, राइट। सो मेरा ये मानना है कि जब बच्चों का स्टडी का टाइम कंप्लीट होता है, लेट अस टेक फॉर एन एग्जांपल 4/2/1, सो मेंटल स्ट्रेंथ जहाँ पर हमने स्टडी किया, स्कूल में गए या ट्यूशन या सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद में उसका हाफ ऑफ द टाइम शुड बी, मैंने 4 आवर्स हमने यदि ये किया हुआ है तो एटलीस्ट 2 आवर्स शुड बी दी स्पोर्ट्स। और स्पेसिफिकली टू दी ऑल द स्टूडेंट्स मैं स्पेसिफिकली रेकमेंड करना चाहूँगा बैडमिंटन और टेनिस, उस टाइप का स्पोर्ट्स कि जहाँ पर रूटीन लाइफ के अंदर हमारा किसी भी चीज़ को काइंड ऑफ जज करना या देखना, उसको लेकर डिसीजन लेना एंड उसके ऊपर एक्शन लेना। सो एग्जांपल के तौर पे आपने इंटरव्यू के बारे में सोचा, सोचने के बाद में उसके ऊपर डिसीजन लेना एंड उसके ऊपर एक्शन लेना। मे बी शायद 1 वीक का टाइम, 2 वीक का टाइम, 3 वीक का टाइम बीच में गया होगा, राइट। सेम विद द एग्जाम ऑल्सो, कि मैंने एग्जाम के लिए मे बी सोचा कि एग्जाम है, इतना स्कोर लाना है, वो सोचना, डिसीजन लेना और वो एग्जाम में अपीयर करना, भी 2 महीने का 3 महीने का टाइम जाएगा। बट द बैडमिंटन और द टेनिस इज द एक्टिविटी जहाँ पर आपका सोचना या जज करना या डिसीजन लेना या एक्शन लेना हैपनिंग एवरी 20 सेकेंड। सो ज़्यादातर यदि कोई फेलियर व्यक्ति है और ज़्यादातर यदि कोई सक्सेसफुल व्यक्ति है, तो दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है? दोनों का जजमेंट पावरफुल होते हैं, दोनों के पास पूरी दुनिया को क्या करना चाहिए पूरा ज्ञान है, बट उसमें से मेरे लिए क्या, उसका डिसीजन ज़्यादातर लोग नहीं ले पाते, एंड उसमें से बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर, मे बी 2 to 3% आर द पीपल कि जो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। सो एक सक्सेसफुल व्यक्ति जो अपना माइंडसेट बिल्ड करना चाहता है, उसको ये गैप कम से कम करना है, तो वो सक्सेसफुल होगा। और ये गैप जितना ज़्यादा लंबा होगा, वो उतना प्रोकास्टिनेटर होगा, वो उतना लेजी होगा,
एंड वो उतना मे बी अपना माइंडसेट को डल करता जाएगा. सो मेरे हिसाब से ऐसा कोई स्पोर्ट्स इज़ वेरी मच कंपलसरी जो हमारी ये जो काइंड ऑफ 3 एरियाज़ है उसको कंप्रेस करते हुए कम से कम टाइम के अंदर करना शुरू करें. तो मुझे लगता है वो रफ एंड टफ बनेगा बच्चा, प्लस क्विक डिसीजन एंड क्विक एक्शन टेकर बनेगा. Sir, what's your opinion about technology influence on kids post-COVID? Sir, what do you think? How much screen timing is enough for students? ग्रेट. और ये चीज़ आपको भी फॉलो करनी है. Yes, sir. ग्रेट. सो यदि हम बात करें जो हम रेशियो की बात करें थे 4/2/1 स्पेसिफिकली आफ्टर द एज ऑफ 7, राइट. 4/2/1 माने 4 आवर्स का यदि हमारा स्टडी हुआ है, 2 आवर्स का यदि हमारा स्पोर्ट्स हुआ है, मे बी 1 आवर इंडोर एंड 1 आवर आउटडोर, एंड देन आफ्टर पर्टिकुलरली हमारा 1 आवर का स्क्रीन यदि होता है तो दैट इज़ इनफ. बट उससे ज़्यादा स्क्रीन नहीं होना चाहिए. स्क्रीन का दूसरा रूल, एज अप्रोप्रिएट स्क्रीन होना चाहिए. सो ज़्यादातर कपिल शर्मा इज़ फॉर दी अबोव 13 एज, बट मैक्सिमम फैमिलीज आर देयर कि जहाँ पर मे बी 7, 8, 9 ईयर्स के बच्चों ने भी कपिल शर्मा देखा हुआ है. उन 7 ईयर्स के बच्चे एंड अबोव के लिए तारक मेहता है, उसके छोटे वाले बच्चों के लिए नहीं है. बट ज़्यादातर 6-7 साल से छोटे बच्चों ने भी तारक मेहता देखा होगा, उनके लिए तारक मेहता का छोटा चश्मा है. सो वेरी फर्स्ट थिंग, जो बच्चे जो भी स्क्रीन का यूज़ करते हैं एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देखें. नंबर 2, 4/2/1 माने पहले मैं स्टडी कर लूँ, उसके बाद में मैं स्पोर्ट्स करूँ, और उसके बाद में टाइम हो तो मुझे स्क्रीन देखना है. ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले स्क्रीन मे भी खाने से पहले यदि आपको आइसक्रीम दे दिया जाए, नहीं अच्छी. डेजर्ट बिफोर डिनर हो, तो यदि हमने आइसक्रीम खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया, उसके बाद में खिचड़ी दी जाए, खा पाएंगे? आंसर इज नो. No. बट खिचड़ी के बाद में यदि आइसक्रीम दिया जाए, राइट. सो जो स्क्रीन है ना वो आइसक्रीम की तरह है, एंड जो हमारा स्टडी एंड जो स्पोर्ट्स है वो जो है वो कंपैरेटिवली खिचड़ी की तरह है. सो वो हमें पहले निपटाना है, उसके बाद हमें डेजर्ट की तरह आइसक्रीम होना चाहिए, डेजर्ट की तरह सॉरी स्क्रीन होना चाहिए. राइट. जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती जा रही है, एक एज गैप बहुत बढ़ता जा रहा है. पहले के लोग इतने वोकल नहीं थे अपने डिसलाइकिंग के बारे में, लेकिन अब हम जो नई जनरेशन है वो बहुत वोकल है कि ये हमें नहीं पसंद. तो आपके क्या व्यूज़ है उस पर? दोनों अपने अपने समय पर सही है. बिकॉज वहाँ पर उस समय पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. ज़्यादातर मे बी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स दे हैव वर्क फॉर द सर्वाइवल ओनली. सो उनका पर्पस था कि यदि हम मे बी उस समय पे लाइफ का एक्सपेक्टेंसी वॉज दी 35 ईयर्स ओनली. सो इसीलिए शायद उस समय पे वैसे सिचुएशंस थी कि 12 साल पे शादी करते थे. क्यों? क्योंकि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी ही 35 ईयर्स तक की थी. तो दे डोंट नो, दे यूज्ड टू हैव मोर किड्स. क्यों? क्योंकि पता नहीं था कि कितने बच्चे जिंदा रहेंगे और लाइफ पूरी कर पाएंगे. सो वो अनसर्टेनिटी थी. तो उनका था कि रोटी रात को तो 2 बार यदि खाना पेट भर के खाया, और यदि हमने सर्वाइव कर लिया तो भी काफ़ी है. तो इसलिए उनके पास कोई चॉइसेस नहीं थी, तो वो समहाउ ओपन नहीं थे. नाउ हमारे मम्मी पापा जिन्होंने काम किया सर्वाइवल के बाद नेक्स्ट लेवल पे सर्वाइव हो गए, तो वो काम कर पाए फॉर द सक्सेस. एंड इसलिए समहाउ उनके पास थोड़ी अपॉर्चुनिटी थी, थोड़े ऑप्शन से 2 या 3, तो वो उसी के अंदर काम करते रहे. एंड नाउ द नेक्स्ट जनरेशन यू हैव टू वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन. सो नाउ आज के बच्चे को मे बी शायद कार के लिए या एसी के लिए या अच्छी स्कूल के लिए काम करना पड़े, वैसा नहीं है. वो सारी चीज़ें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिला हुआ है. तो नाउ हमारा नेक्स्ट फोकस क्या है, हम सेटिस्फैक्शन के लिए काम करें. मेरी लाइकिंग क्या है, मेरी डिसलाइकिंग क्या है, मुझे क्या पसंद है, कौन से काम को मैं एंजॉय करता हूँ. अब वो तभी हो सकता है जब रोटी कपड़ा मकान वो बेसिक चीज़ें पूरी हो गई. सो इसीलिए वो भी करेक्ट थे, हम भी करेक्ट हैं. बट एक चीज़ हम खाली ध्यान में रखें कि मम्मी पापा या जो एल्डरली पर्सन हैं या जो टीचर्स हैं, वो सभी लोगों ने सक्सेस के लिए काम किया, हार्डवर्क किया, उसके बाद हमें ये चीज़ मिली हुई है. तो हम ये जो फ्रीडम या ये हमें जो चॉइसेस मिली हैं उसको हम थोड़ी सी वैल्यू करें, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना करें. That's it. Sir, as we all know, you have been a part of American Psychological Association. So, what's your role in it? So, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेरेंटिंग के ऊपर जो काम किया हुआ है वो सारा काम पर्टिकुलरली सबमिट हुआ था. जो मेरी पेरेंटिंग की बुक
एंड जो अभी तक ऑन एन एवरेज 1.2 मिलियन पेरेंट्स को फिजिकली ऑन स्टेज ट्रेनिंग वगैरह दिया हुआ है, वो सारे क्रेडेंशियल्स वगैरह को देखते हुए ये मेंबरशिप ले पाए थे। सो मोर और लेस अभी साइकोलॉजी को लेकर मेरा एजुकेशन नहीं है, आई एम जस्ट बिकम ग्रेजुएट, बट ये साइकोलॉजी में काम किया हुआ था, इसीलिए ये स्वभाव अचीवमेंट कर पाया। What is the basic difference you find between Western kids and us? अभी तो हम भी वेस्टर्न होते जा रहे हैं धीरे धीरे, राइट, हम भी वही दिशा के अंदर जा रहे हैं, बट समहाउ मेरा ये मानना है कि वहाँ पर उनके पास 100% फ्रीडम है। यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसीलिए है कि हमारे पास थोड़ा फ्रीडम है, बट उससे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, संस्कार है, माता पिता का प्यार, जो फैमिली वैल्यूज़, फैमिली कल्चर, ये जो सारी चीज़ें हमें मिल रही है वही है जो शायद आने वाले समय में हमको ज़्यादा सफल बना सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि वेस्टर्न जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसकी टॉप नोच CEOs कौन बिठाया गया है, सारे के सारे कंपनीज में मैक्सिमम इंडियंस आर देयर, मे बी नासा ले लो या कोई भी जगह पर। तो मेरा ये मानना है कि जो हमें चीज़ ध्यान में रखनी है कि लोग हमारी इंडियन जो कल्चर है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, राइट। वहाँ पर मे भी शायद कोई चाइनीज़ बंदा आपको नहीं देखने को मिलेगा, और कोई कंट्री के इतने सारे CEOs आउट ऑफ कंट्री के वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे नो कि ये जो व्यक्ति है ना वो कुछ भी करेगा बट कंपनी को चीट नहीं करेगा। तो वहाँ पर मे भी सुंदर पिचाई को बिठाया गया है, सत्य नाडेला को बिठाया गया है, नॉट बिकॉज ऑफ द डिग्री बट बिकॉज ऑफ देयर वैल्यूज़। एंड वो वैल्यूज़ यदि हम मम्मी पापा से लेते रहे, थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है वो वाला पार्ट, बट यदि वो रहे तो हम टॉप पे पहुँच सकते हैं। समहाउ उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ है बट वैल्यू वाला पार्ट समहाउ मिसिंग है। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। At our age, everyone's opinions are clashing. टीचर्स कुछ और कहते हैं, पेरेंट्स कुछ और कहते हैं, मेंटर्स कुछ और कहते हैं, और सोशल मीडिया तो कुछ और ही कहता है। तो हम किसको फॉलो करें, हम किसकी सुने? सुनो सबकी एंड करो अपने मन की, राइट। एंड ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन इसलिए रहता है ज़्यादातर बच्चों के अंदर, बिकॉज हम रैंडम नॉलेज लेते रहते हैं। सो रैंडम नॉलेज इज़ व्हाट, कि ज़्यादातर जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, जो नॉलेज मुझे मेरे गोल तक नहीं पहुंचा रहा है, वो नॉलेज को भी यदि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी की दो व्यक्ति गॉसिप कर रहे हैं वहाँ से यदि वो मैं नॉलेज ले रहा हूँ तो मेरे अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, राइट। सो सोशल मीडिया इज़ एक्सेलेंट, बट वहाँ पर मैं ये देखूँ कि 20 मिनट एंड अबव वाला वीडियो में देखूंगा या देखूंगी तो रील कोई भी टॉम डिक एंड हैरी बना सकता है, कोई भी व्यक्ति, बट 20 मिनट से लंबा वीडियो वही बना सकेगा, उतने देर तक बोल वही पाएगा वो सेम टॉपिक के जिसके अंदर डेप्थ हो। सो मे भी हम सोशल मीडिया की सुने, बट वो व्यक्ति की सुने जिसके 20 मिनट और 30 मिनट से अबव लंबे वीडियो हो, या मे बी पॉडकास्ट हो, या फिर नंबर 2 जो फील्ड में मुझे जाना है वो फील्ड का एक्सपर्ट हो तो उनकी ही बातों को सुनूं। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ें हैं, वो चीज़ों को मैं साइड बाय करते हुए जो वैल्यू वाली चीज़ है वहाँ पर मैं फोकस करूँ फॉर द सोशल मीडिया। नंबर 2 आता है टीचर्स एंड द पेरेंट्स। समहाउ वो हमारे भले के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कहेंगे, एंड ढेर सारी ऐसी चीज़ें होगी जो शायद हमें ऐसा लगता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मम्मी पापा नैरो माइंडेड है, ये है वो है फलाना ढिमका, बट समहाउ दे नो कि कौन से समय पे कौन सी चीज़ की उनकी रिक्वायरमेंट है, राइट। एंड इसीलिए मुझे कई बार स्पेसिफिकली यंगस्टर्स कहते हैं कि मम्मी पापा नैरो माइंडेड, मैं कहता हूँ ज़रा भी नैरो माइंडेड नहीं है। आपको अभी वो किसी से बोलने के लिए मना कर रहे हैं, बट आपके हनीमून की टिकट वही बुक करवाएं, सेंसेस। सो दे आर नॉट नैरो माइंडेड, दे नो कि एग्जैक्टली कौन से समय पे आपके लिए कौन सी चीज़ है जो ज़रूरी है। सो उनका जो ओपिनियन है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम लें, और हमारा इमेजिनेशन है, हमारा जो आइडियाज़ है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, तो मुझे लगता है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ढेर सारी मल्टीपल चीज़ें ना जानते हुए हम शार्प फोकस नॉलेज गेन करना शुरू करें। तो सोशल मीडिया इज़ अ ओशन, बट उसमें से हमें क्या लेना है हमें पता होना चाहिए। सर, हम जानते हैं आपने कितने सारे प्रोग्राम्स किए हैं अपनी लाइफ में, तो क्या सर आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो आपके लिए बहुत यादगार है और उसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस आई हो, उसकी फीलिंग हम जानना चाहते हैं। मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वही मेरा बेस्ट प्रोग्राम होगा, राइट। वैसे कल रात को भी सेशन था, अराउंड फॉर 800+ बिजनेसमैन के लिए सेशन था जो रात को 12:30 बजे कंप्लीट हुआ,
HK हॉल के अंदर ही था एंड वो कल तक बेस्ट था. अभी का जो नेक्स्ट होगा सेशन वो बेस्ट होगा. बट यस, ऑडियंस वाइज यदि मैं कहूँ तो राजकोट के अंदर एक सेशन था जहाँ पर आई एम लीडर मुझे अवार्ड मिला हुआ था एंड दैट फिजिकल सेशन वाज फॉर 2.5 लाख लोगों के लिए था. सो मे बी 2,000-5,000 लोगों की ऑडियंस रूटीन में होती रहती है, बट दैट वाज समथिंग कि जो नया पहले हुआ है और होप कि पहले फिर अब कुछ ऐसा हो. बट 2.5 लाख लोगों का ऑडियंस, दैट वाज द मेमोरेबल थिंग फॉर मी. Nowadays, people are habituated to just flip through reels. So, how do you ensure that your message is still relevant and stays with others? सो वहाँ पर हम कंटेंट वायरल होगा कि नहीं, उससे ज़्यादा मेरे कंटेंट से लोगों को वैल्यू मिलेगी कि नहीं, वहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए. यदि हम सोशल मीडिया पे भी करियर बनाना चाहते हैं तो दैट इज़ वंडरफुल, बट वहाँ पर हम कंज्यूमर ना बने, क्रिएटर बने, नंबर 1. एंड नंबर 2, हमारे पास जो वैल्यू है, हमारा जो नॉलेज है, वो हम एम्पलीफाई कर पाए, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा पाए, उसके लिए सोशल मीडिया है. तो हम मे बी जब लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, वहाँ पर जो स्क्रॉल करने वाला है वो मेरे टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, राइट? जिसको वैल्यू चाहिए वो मेरे टारगेटेड ऑडियंस है, वही मेरे साथ बिजनेस करेगा. सो वो माइंडसेट के साथ मुझे मेरा कंटेंट बनाना होगा ताकि मैं लोगों के पीछे ना भागूं, जो क्वालिटी ऑडियंस है वो मेरे पीछे भागे. एंड ये हर एक व्यक्ति को कहना चाहूँगा, मे बी डॉक्टर हो या CA हो या आर्किटेक्ट हो या लॉयर हो, हर एक को अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए. एंड मे बी आई एम रियली अप्रिशिएट कि स्पेसिफिकली दिव्यपथ के द्वारा आप भी अभी कंटेंट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? दैट इज़ द पार्ट ऑफ द कंटेंट एज वेल. सो नाउ जब पर्टिकुलरली हम कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं, 2 चीज़ें होती हैं. एक, हमारी जो डिलीवरी है नेक्स्ट टाइम के लिए बेहतर होती है. जब हम हमारा कंटेंट को देखते हैं, हमारी जो डिलीवरी है वो होती है. नंबर 2, कि हमारी रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुंचती है. सो एवरी मंथ फॉर पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जनरली हमारी रील्स एंड वीडियोस सारा मिला के 1.6 करोड़ पेरेंट्स ऑन एन एवरेज एवरी मंथ देखते हैं. क्या वो फिजिकली पॉसिबल है कि एवरी मंथ में 1.6 करोड़ पेरेंट्स तक मेरा मैसेज पहुंचाऊं? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. तो मैं सोशल मीडिया को टाइम पास का टूल ना समझूं, बट मेरा जो मैसेज है वो एम्पलीफाई कर पाऊँ, मैं हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचा पाऊँ, उसके लिए सोशल मीडिया है. तो फिर वो मानते हुए हम काम करें तो मुझे लगता है फ्लिप करने वाली ऑडियंस पे नहीं जाना है. जो चीज़ वायरल हो रहा है, जो ट्रेंडिंग है, उस पर नहीं जाना है, क्योंकि कल ट्रेंड चला जाएगा तो आज जो फैन फॉलोअर्स है कल आपके गायब हो जाएंगे. सो मोर देन ट्रेंड या स्क्रॉलिंग वाली ऑडियंस से ज़्यादा हम पर्टिकुलरली सर्चिंग वाली ऑडियंस पे फोकस करें एंड वैल्यू पे फोकस करें. Very well said, sir. What advice would you give to young students struggling with self-doubt and peer pressure? सो पहला कि हम तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है. मेरे अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो मुझे दूसरे लोगों से अलग बनाती है. सो एक होता है एंड दैट इज़ द इनकॉम्पिटेंट. सो ऐसा कौन सा काम है जहाँ पर मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, और ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ, मे बी जो भी बड़े हमें एडवाइस देंगे वो इनकॉम्पिटेंट वर्क को सुधारने के लिए ही एडवाइस देते रहेंगे. जहाँ पर हमारी कमी है, दुनिया भी हमें हमारी कमी ही दिखाएगी. दूसरा है दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटेंट वर्क. कॉम्पिटेंट इज जहाँ पर मैं काम करने के लिए काइंड ऑफ कैपेबल हूँ, मुझे वो काम करना अच्छा लगता है. बट तीसरा है दैट इज़ कॉल्ड यूनिक एबिलिटी. माने वो काम करना, वो समय पे मैं मेरा समय भूल जाता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी अंदर से आप मिलनी शुरू हो जाती है. तो मेरा फोकस वहाँ पर होना चाहिए कि जो मेरा यूनिक एबिलिटी है, जो काम करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, वेरी फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, वो मज़े वाले काम से मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे कर सकता हूँ. सो हमें काम करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देता. ज़्यादातर जो हमें लगता है कि मैं इतना हार्ड वर्क किया मुझे पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलता. हमारे काम से लोगों की लाइफ में जितना वैल्यू ऐड होता है उतना ही पैसा मिलता है. सो हम एक फ़ोन के लिए मे बी 5,000 रुपया देते हैं और दूसरे फ़ोन के लिए 1.5 लाख रुपया देते हैं, बिकॉज 1.5 लाख रुपये वाला फ़ोन हमें 1.5 लाख रुपये की वैल्यू प्रोवाइड करके देता है, राइट. सो हमें वो देखना चाहिए कि जो बच्चे सेल्फ डाउट में हैं, या जो बच्चे गिल्ट में हैं, या जो बच्चे दूसरों के ओपिनियन पे घूम रहे हैं, ये मे बी डिप्रेस फील कर रहे हैं, या वर्दीनेस फील नहीं कर रहे हैं, वो है कि जिनको अपनी वैल्यू पता नहीं है. एंड नंबर 2, अपनी वैल्यू, अपनी यूनिक एबिलिटी के थ्रू दुनिया को वो वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे, दे डोंट नो.
बाकी आपकी टैलेंट के लिए तो कोई भी आपको 1 भी रुपया नहीं देगा। आई रिपीट, आपके टैलेंट के लिए आपको कोई भी व्यक्ति 1 रुपया देने वाला नहीं है। एग्जाम्पल दूँ, सपोज ये सोनी का कैमरा है, सोनी कंपनी के मालिक, उनके पास इतनी टैलेंट थी, उसके लिए आपने कभी भी उनको पेटीएम किया? नहीं। डॉक्टर अब्दुल कलाम इतने टैलेंटेड व्यक्ति थे, उनको कभी कुछ पेटीएम किया? नो। स्टीव जॉब्स के अकाउंट में? नो। राइट? कोई भी व्यक्ति टैलेंटेड है इसलिए हमने उसको 1 रुपया भी नहीं दिया है। हमने वो व्यक्ति हमें जो प्रोडक्ट एंड सर्विस के थ्रू वैल्यू एड करता है, उसके लिए में भी शायद कैमरे के लिए 2-5 लाख रुपया हम दे देंगे, या फ़ोन के लिए 1.5-2 लाख रुपया हम दे देंगे, बट स्टीव जॉब के अकाउंट में वैसे 50 पैसे का भी पेटीएम नहीं करेंगे। सो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो वैसे हैं कि उनकी टैलेंट के थ्रू लोगों के लाइफ में वैल्यू एड कैसे करना, वो समहाउ चीज़ पे उन्होंने फोकस नहीं किया है। सो दे शुड वर्क अपॉन दैम, कि जहाँ पर उनको उनकी टैलेंट पता चले, एंड नंबर 2 वो टैलेंट से दुनिया को कैसे हेल्पफुल होना वो पता चले। ये 2 चीज़ पता चले तो लाइफ इज बल्ले। Let's add some fun to this conversation. I am sure you are aware of rapid fire. We have something similar called quick bits. ओके। Your favorite corner in the house. कप ऑफ कॉफी एंड बालकनी। Any 3 words that best describes you? होप, हार्मनी एंड हैप्पीनेस। The program you remember the most. ऐसा से जो राजकोट वाला इवेंट था जहाँ पर 2.5 लाख लोग थे, मेरे लिए लाइफ टाइम की मेमोरी है। Your plan B at 20s. प्लान बी वॉज रिपोर्टर बनना सी एंड अभी दोनों काम है। मैं टीचर हूँ, माने जो मेरे खुद के बनाए हुए सब्जेक्ट है वही मैं पढ़ाता हूँ, एंड रिपोर्टर भी हूँ क्योंकि मेरी खुद की छवि चलाता हूँ, तो ये दोनों काम कंबाइन हो गए। Do you believe in any kind of superstition? येस भी एंड नो भी। इफ इट इज पॉजिटिव, इफ इट इज पावरिंग बिलीफ, तो उसमें मैं मानता हूँ। सो फॉर एन एग्जाम्पल, घर पे बाहर निकलने से पहले यदि मैं भगवान को प्रे करता हूँ या नमन करके बाहर निकलता हूँ तो मुझे लगता है मेरा दिन अच्छा रहता है, तो उसमें मैं मानता हूँ। बट कोई ऐसी चीज़ जो डिसएम्पावरिंग बिलीफ है तो उसमें मैं नहीं मानता। सो ज्योतिष कहे कि आपका ये साल बल बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है, तो मैं मानता हूँ। वो कहे कि ये साल थोड़ा खतरनाक है, आपको संभाल के चलना होगा, तो मैं नहीं मानूंगा। Quote you share the most. आई थिंक जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, वो हमेशा रोज़ कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ये चीज़ मैं बोलता ही बोलता हूँ। Your first success. बट एट द एज ऑफ 22 मम्मी पापा को घर गिफ्ट देना, पेंट हाउस मम्मी पापा को गिफ्ट देना वाज, मुझे लगता है वो अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि मम्मी पापा ने हमें ढेर सारी चीज़ें दी हुई होती है, बट इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उनको बेहतर लाइफस्टाइल दें। तो वो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट था। बाकी तो सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं। Favorite destination to visit? ज़्यादातर माउंटेन्स, और स्पेसिफिकली केदार, बद्री या नॉर्थ साइड। सो अभी तक जैसे मेरा बेटा इज़ 7.5 years, उसका और हमारा अभी तक 4 बार बद्रीनाथ केदारनाथ हो चुका है। एंड अभी नेक्स्ट मंथ ही मैं, मेघा और मेरा माई सन, बिफोर ही टर्न्स टू 8, हम जा रहे हैं द एवरेस्ट बेस कैंप। Wow. सो माउंटेन इज समथिंग कि जहाँ पर एवरी ईयर मैं जाना प्रेफर करता हूँ। What is more important, to be kind or to be right? राइटली काइंड, बिकॉज शास्त्रों में इसके लिए बहुत प्यारी सी चीज़ बोली गई है, सत्यम वदम, प्रियम वदम एंड ईतिम वदम। राइट, माने हमें सच बोलना है, बट मेरे सच बोलने से यदि सामने वाले व्यक्ति को हर्ट होता है तो वो सच भी कोई काम का नहीं है। इसके लिए बोला गया कि प्रियम वदम, माने मैं सच बोलूं, किसी व्यक्ति को पैर में तकलीफ है, यदि मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि लंगड़ा, तो वो ट्रूथ है, वो सत्य है, बट वो प्रिय नहीं है, तो वो नहीं बोलना चाहिए। एंड नंबर 2, ईतिम वदम, माने मैं सच भी बोलूं एंड लोगों के लिए काइंड वर्ड्स हो, अच्छे हो, वैसे भी बोलूं, बट बहुत ज़्यादा बोलता जाऊँ, किसी को सुनो भी नहीं, तो वो भी गलत है। इसीलिए बोला गया ईतिम वदम, माने माप से बोले। तीनों चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। सो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3। Favorite motivational speaker or a source of inspiration? लेस ब्राउन, जो somehow मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। उनकी स्पीच आए दिन मैं सुनता रहता हूँ। One myth about success. सक्सेस आएगी तो हैप्पीनेस आएगी। राइट, एक बार मैं सफल हो जाऊँ, एक बार मेरे पास पैसे आ जाए, फिर सब कुछ हो जाएगा।
बट एक्चुअली पैसे आने के साथ साथ ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, ढेर सारी लोनलीनेस आ जाती है। एंड वो सक्सेस को पाने के लिए जो हमने काम किया होता है उसकी हमारी बॉडी साइकिल के अंदर उसकी रिदमिक पैटर्न माने उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है, राइट। और उसके बाद में फिर वो हैप्पीनेस के पीछे जाना इज द मेथ। सो सक्सेस एंड हैप्पीनेस दोनों अलोंग एक साथ में ही जाएंगे। काइंड ऑफ ट्रेन पे दो पटरी होती है, वो दोनों साथ में ही जानी चाहिए। पहले एक पटरी पे ट्रेन चले फिर दूसरी पे, ऐसा नहीं होगा। सो दोनों साथ में जाना चाहिए। सो दैट इज द मिथ कि सफल हो जाओ फिर सुखी हो जाऊंगा। Your favorite Bollywood personality? आई थिंक अमिताभ बच्चन। सो एट दिस एज जो एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट। Your mantra of success? अगेन एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आएगा, दैट इज जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। सो मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, मेरे पास जो भी आसपास में लोग हैं, जो भी परिस्थिति है, उसका मैं बेस्ट यूज़ करूँगा। दैट्स इट। What's your take on destiny versus hard work? वैसे तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहेगा, बट डेस्टिनी को यदि हम प्रूव भी करना चाहते हैं तो भी उसके लिए हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, राइट। सो जनरली मेरे लाइफ के जो 3 गोल हैं उसमें पहला गोल है अभी तक जितना काम किया है उससे ज़्यादा काम करना है। सो अभी राइट नाउ वी आर हैविंग इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू इज अगेन लाइन अप आफ्टर दैट। फिर मेरा इवनिंग में सेशन होगा फॉर अवर मास्टर कोचेस, सो जो रात के 12 साढ़े 12 बजे तक चलता है। सो यदि मैं आज काम ना भी करूँ तो भी घर ऑफिस चले वैसा है, वो ऑटोमेशन पे सब सारा ऑनलाइन वो इनकम आता रहेगा। बट देन इवन मे बी मॉर्निंग में 6 और 7 से लेके रात के 12 साढ़े 12 बजे तक मैं काम करता रहता हूँ ताकि मैं नई डेस्टिनी क्रिएट कर सकूँ। सो डेस्टिनेशन एक बार आपको मिल जाएगा, किसी का प्यार होगा वो कोई एक बार आपको वो गिफ्ट दे देगा, बट यदि आप उसका मिसयूज़ करेंगे तो वो बार बार गिफ्ट नहीं देगा। सो डेस्टिनी आपको एक बार वो चीज़ दे देगी और उसको बार बार लगातार आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। If you had one superpower, what would it be? सारे पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखाना। Sir, one less known fun fact about you. आई थिंक यस, मुझे सारी चीज़ें याद रहती हैं बट गाने मुझे याद नहीं रहते हैं। सो यदि हम फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठा हुए और कराओके या समथिंग कुछ गा रहे तो मेरा एक जो लाइन होगा वो एक गाने का होगा, उसके बाद में जो दूसरी लाइन होगी वो दूसरे कोई गाने की होगी। सो मेघा मुझे बोलेगी गाना बदल गया। सो लोगों को गाने याद रहते हैं, मुझे सारे स्पीच और सारी चीज़ें याद रहती है बट सबको गाने याद नहीं रहते हैं। इंटरव्यू को रैप अप करने के लिए बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी। अगर मुझे भी आपका करियर पाथ फॉलो करना है, मुझे एक पेरेंटिंग कोच बनना है या एक मोटिवेशनल कोच बनना है, तो मैं कौन सी एज से स्टार्ट करूं और लोगों को कैसे अप्रोच करूं? सो जितना हम जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, वेरी फर्स्ट थिंग। क्योंकि जब हम जितना जल्दी शुरू करते हैं, यहाँ पर रॉ मटेरियल इज़ योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस। सो जितना जल्दी आपने शुरू किया होगा उतना नॉलेज, उतना रीडिंग आपके पास ज़्यादा होगा, उतनी आपके कंटेंट में डेप्थ होगी, वेरी फर्स्ट थिंग। सो शुरुआत में रेकमेंड करूँगा कि हम अच्छे लोगों को मिलें, उनसे बातचीत करें, जैसे आप अभी ये इंटरव्यू ले रहे हैं वैसे इंटरव्यूज़ लेते रहें। नंबर 2, बुक रीडिंग करते रहें। ये 2 चीज़ होती है। उसके बाद में थर्ड थिंग आती है, दैट इज़ योर ओन क्रेडेंशियल्स, राइट। कि लोगों को हम इंस्पायर कर पाते हैं कि नहीं, उसको लेकर में भी शायद हमारी डिलीवरी वाला पार्ट हो सकता है, मे बी सर्टिफिकेशन वाला पार्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ों पे ध्यान दें। एंड थर्ड थिंग होनी चाहिए जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कहाँ पर है, वहाँ पर हम अप्रोच करना शुरू करें। और नाउ इट इज़ सोशल मीडिया, राइट। तो वहाँ पर हो सकता है जैसे मेरे लिए टारगेटेड ऑडियंस पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स जब हो, जब पेरेंट्स का कोई गेट टुगेदर हो, एसोसिएशन हो, मे बी लायंस क्लब या रोटरी क्लब की मीटिंग हो जहाँ पर एल्डरली पर्सन आते हैं। सो वहाँ पर मुझे जाके अप्रोच करना पड़ेगा, जिसकी जो ऑडियंस है वहाँ पर जाकर हमें अप्रोच करना है, हमारे टैलेंट को दिखाना है, एंड देन आफ्टर स्लोली ग्रेजुअली हमें काम मिलना शुरू होगा। Thank you, sir. It's been a great honor to have your insights. Before we end, Divyapat School has started this series of interview called Heroes of Ahmedabad that helps us to take new choices in careers. Since you have been member of SGVP DPS Shri Gurukul Vidya Sankul, I would like to have your feedback with us. Yeah, that's so wonderful. And generally मैं पेरेंट्स को कहता हूँ, we have created 7 laws for the parents, जिसमें 5th लॉ इज़ देयर, जहाँ पर बच्चों को करियर का एक्सपोजर मिलना चाहिए, एंड दैट इज़ द लॉ ऑफ एम्पावरमेंट।
एंड मुझे अच्छा लगा कि दिव्यपथ के द्वारा ऐसा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, राइट। सो जो टोटल 7 लॉज है उसमें से 5th लॉ कि जहाँ पर बच्चों को डिफरेंट करियर के इंटरव्यूज़ लेने चाहिए, ये जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ मुलाकात होनी चाहिए। सो वो मम्मी पापा को मैं सिखाता हूँ। बट दिव्यपथ का ये एक चीज़ मुझे और भी अच्छा लगा कि आप तो मिले ही मिले, बट क्योंकि अब ये रिकॉर्ड हो चुका है तो आपके माध्यम से सारे बच्चों तक, सारे स्कूल के बच्चों तक ये मैसेज जाएगा। और जो भी एक्सपर्ट लोगों को आप मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसा इनिशिएटिव दिव्यपथ से ध्यान में रखते हुए बाकी सारे स्कूल ने भी चालू करना चाहिए। सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड ग्लैड टू बी हियर। So, sir, I would like to have your feedback, your experience with us and this initiative of Divyapath School. सो दैट्स वंडरफुल एंड ये हर स्कूल को ये चीज़ फॉलो करनी ही चाहिए। Thank you, sir. Thank you, sir. So much, sir. वंडरफुल, थैंक यू।